वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम करने वाले हैं यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसके अंतर्गत मैंने क्वेश्चन नंबर 127 तक पहले ही करवा दिए हैं। आज मैं 128वां क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए करते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है कि एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा आइलैंड इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है बताइए। ऑप्शन नंबर 1 कच्छ तट में है, कि मुंबई तट में है, गोवा तट में है, कि गंगा का डेल्टा में है। ठीक है, तो आपको पता है एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, सबको पता है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मुंबई तट पे। ठीक है, मुंबई कोस्ट पे है एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है बच्चों कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। मॉनसून फॉरेस्ट्स आर फाउंड वेयर रेनफॉल इज, बताइए वर्षा की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जहां वर्षा की मात्रा 70 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, कि जहां वर्षा की मात्रा 50 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। ऑप्शन नंबर 3 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच, और फाइनल आपका 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच। ये आपके ऑप्शन। अब आप सोचिए और थोड़ा बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर था यूपी टेट के थ्रू जो आया था और वैसे भी इसका करेक्ट आंसर जो है, जैसा कि आप जानते हैं, जो मानसूनी वन हो जो पाए जाते हैं वो वर्षा की मात्रा जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहाँ क्या पाए जाते हैं, आपके मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा जहाँ कितनी होती है दोस्तों, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन हुआ था बहुत सारे बच्चों को। तो इसका राइट आंसर, आप चाहे यूट्यूब पे कितनों ने कुछ भी करा रखा हो, आपको 70 से 200 सेंटीमीटर ही लगाना है। मॉनसून फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर द रेनफॉल इज बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके बारे में आपको पता ही है। ठीक है, तो मॉनसून वन क्या होते हैं, थोड़ा सोचिए, पता ही है हमें। इन्हें क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन नहीं कहते हैं इन्हें। मानसूनी वन को ही हम उष्ण कटिबंधीय आज पेन ठीक से नहीं चल रहा है बच्चों, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं मानसूनी वन को ही। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो पत्ते जिनके झड़ते हैं। ठीक है, अब जो अपने पत्ते झड़ते हैं, ठीक है, ड्राई सीजन में, वही हमारे क्या होते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, अब ये मुख्यतः पाए कहाँ जाते हैं ये आप जान लीजिए। ये साउथ ईस्ट एशिया में मुख्यतः पाए जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में ये वन मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, और अब क्या आपके बारे में, जहाँ इस एक बात और जान लो इसमें, कि ये जो मानसूनी वन होते हैं या जिन्हें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं, इनकी जो यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है, आर्द्रता जो होती है, यहाँ पे 80 से 90% आर्द्रता होती है। ठीक है, इन जंगलों में 80 से 90% आर्द्रता होती है। और यहाँ का जो औसतन तापमान है, औसतन तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, वो कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 करते हैं। तो 130 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है दोस्तों कि कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। ये नाम बड़ा, इस नाम ने बड़ा परेशान किया था दोस्तों बच्चों को, कि कार्बी एंगलोंग प्लेटू इज एन एक्सटेंशन है।
ये क्या है कार्वी कार्वी करके बच्चे बड़े कन्फ्यूज थे, कार्वी है क्या। ठीक है, ये यूपी टेट 2019 का सॉल्व पेपर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ मैं सॉल्व। देखो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू क्या है, एक पठार है ना, प्लेट्यू मतलब क्या होता है, पठार। ठीक है, ठीक है। अब ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन इसमें दिए हुए थे, पेनिसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत का पठार, हिमालय का पठार और शान पठार, ये आपके 4 ऑप्शन थे। इसमें कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जा सकता है कि ये जो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू या कार्बी एंगलोंग पठार जो है ये किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का एक उदाहरण है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है या उदाहरण है। कार्बी एंगलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, विस्तार है। ठीक है, अच्छा इनमें अब मेनली आप एक बात मुख्यतः जान लीजिए, इनको ही हम क्या जानते हैं, भारतीय। ठीक है, और पेनिसुलर मतलब क्या होता है, प्रायद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी याद रख लो। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के नाम से किसे जाना जाता है, कार्बी एंगलोंग पठार को। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम आ गई है, इसे अभी सॉल्व करता हूँ। इसे यहाँ से काट दो, यहाँ से ये ले आओ। पेज हमारा कहाँ था, ये हमारा मेन पेज था जो चल रहा था, और समस्या के लिए खेद है दोस्तों, थोड़ा अब स्टार्ट है हमारा। ठीक है, तो मैं कहाँ था दोस्तों, कार्बी एंगलोंग पठार। ठीक है, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। अच्छा मैंने क्या बताया, कार्बी एंगलोंग पठार को किस नाम से जानते हैं, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रायद्वीपीय पठार का ये क्या है, उदाहरण है। अब मुख्यतः क्या है, ये इंडिया के किस स्टेट में पाया जाता है, तो याद रखना असम में। असम में जो पठार जो है वो यही है, कार्बी एंगलोंग पठार, जो असम का जो पठार है। ठीक है, अब इस जो पठार में जो है मुख्यतः वर्षा जो होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है तब इसमें क्या होती है, वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है तब इसमें वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, जो कि जून से लेकर सितंबर तक आता है, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर करवा दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा कि 131 नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑप्शन बड़े इंटरेस्टिंग हैं, इन्हें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार के बारे में तो आप सब जानते हैं, जो नॉर्दर्न साइड में है, किसके, हिमालय के उत्तरी ओर है। ठीक है, तिब्बत का पठार। ठीक है, ये जो तिब्बत का पठार है, ये चीन ने क्या तिब्बत को क्या कर रखा है, नियंत्रित कर रखा है। ठीक है, चीन जो है, तिब्बत जो है चीन द्वारा नियंत्रित क्षेत्र है। ठीक है, इसको कभी कभी याद रखना, कभी कभी दुनिया की छत कह देते हैं, कभी कभी क्या कह देते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड, रूफ ऑफ वर्ल्ड कह देते हैं कभी कभी। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको कभी कभी कहते हैं रूफ ऑफ वर्ल्ड, कभी कभी कहते हैं, हमेशा नहीं कहते। ठीक है, हमेशा किसको कहा जाता है, या दुनिया की छत किस के नाम से जानी जाती है, पामीर का पठार, ये इसका सही उत्तर है, पामीर का पठार, ये इसका सही उत्तर है। दुनिया की छत पामीर का पठार जाना जाता है, लेकिन कभी कभी बोले तो तिब्बत का पठार। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता ही है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, जो कि आपका बायोलॉजी से है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग सकता है। अब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, क्या है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। वाह, इसने कन्फ्यूजन किया था, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेसिल एनिमल। बताइए अचल जीव का कौन सा उदाहरण है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ही इसने खतरनाक, यूप्लेक्टेला। ठीक है, पहला ऑप्शन यूप्लेक्टेला, ये आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन काइटन,
तीसरा ऑप्शन लीच, चौथा ऑप्शन इग्नस। अब देखिए निम्न में से कौन सा अचल जीव, यहाँ लिखा है इंग्लिश में ऐसे ही समझ में आएगा। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेसिल, सेसिल मतलब नॉट मूवेबल, जो अचल मतलब नॉट मूवेबल, जो चल ना सके, सेसिल अचल, अचल जीव। और यहाँ मेन चीज़ है जीव, जीव जीव, यहाँ एनिमल, ठीक है। अब इनमें से हमें बड़ा कंफ्यूज हुआ था, इसमें थर्ड ऑप्शन आप देखिए, ये इसका राइट आंसर है। लीच जो है अचल जीव का उदाहरण है। लीच मतलब आप जानते हैं ना, जोंक, जोंक क्या होती है, जोंक जीव ही तो होती है, जोंक, जोंक जो होती है वो होती है जीव। अब बाकी जो आपके बचे यूप्लेक्टेला, काइटन और इग्नस, ये जीव के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है, याद रखना ये एनिमल नहीं है, ठीक है। इनका जो वो है वर्गीकरण, ये एनिमेलिया ग्रुप के नहीं है, एनिमेलिया यानी लीच, लीच ही इसका सही आंसर है। चलिए आपको कुछ दिखा देते हैं, मैंने आपके लिए कुछ सोर्स लिए हैं, जैसे दोस्तों स्क्रीनशॉट में मैंने वो रख रखे हैं, ये आपका, सॉरी फॉर, ये है आपका, ये लीच है, ठीक है, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लीच है, ठीक है। इसको वहाँ ऐसे कर दो, एक मिनट दोस्तों, ये अब देख पाओगे ठीक से। ये लीच है आपका, जो आप देख पा रहे हो, अब देखो ठीक से। ऑपरेटिंग सिस्टम सही नहीं है, मोबाइल से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन जो इसका आपका मैटर है वो A1 मिलेगा, फर्स्ट क्लास। ये आपका लीच है, देख लिया आपने, ठीक है, किस तरह से ये क्या कर रही है, ब्लड सक कर रही है। यही है अचल जीव, अचल जीव। इस क्वेश्चन ने बहुत कन्फ्यूजन किया था यूपी टेट में, ठीक है। तो सकिंग ब्लड यहाँ लिख रहा है, सकिंग ब्लड, ये क्या, खून चूस रही है, ठीक है। अब आई होप अब क्लियर होगा ये आपका। तो हम अपने मेन क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं बच्चों। वी रिकॉर्डर में हमारा क्वेश्चन चल रहा था, चलिए 2 मिनट का वेट करिए बस। क्वेश्चन पेपर में सॉल्व वहीं से खोलता हूँ जहाँ से हम ओपन कर रहे थे, ठीक है बच्चों। आप मेन चीज़ पे ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, अचल जीव है, ये अचल जीव का क्या है, आपका उदाहरण है, ठीक है। चलिए हो गया। तो हम कहाँ पे थे, क्वेश्चन नंबर 131 पे थे ना, 131 हमारा क्वेश्चन चल रहा था। तो निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। अचल जीव का जो उदाहरण है वो है आपका लीच, ठीक है। यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला क्या होता है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से दीजिए। अब यूप्लेक्टेला जो होता है क्या है, थोड़ा सोचिए यूप्लेक्टेला के बारे में। ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट ऑर्गेनिज्म। यूप्लेक्टेला है क्या, फिर क्या है यूप्लेक्टेला, ये क्या होता है, एक स्पंज टाइप में होता है यूप्लेक्टेला, स्पंज टाइप में होता है यूप्लेक्टेला, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, स्पॉन्जी टाइप में होता है, ये स्पॉन्जी टाइप में होता है, इसलिए ये जीव नहीं है, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका काइटन। काइटन क्या है, ये एक मॉलिकस, क्या है, एक मॉलिकस है, ये एक मॉलिकस है, इसलिए ये जीव नहीं है, ठीक है। अगला है आपका इग्नस, इग्नस लास्ट, लीच तो इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये मुख्यतः जो चट्टान जो होती हैं, जो चट्टान होती हैं उनके निचले तले पर पाया जाता है ये इग्नस, ठीक है। और ये जो आपका मैंने कौन सा बताया था, काइटन, ये चट्टानों पे पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा मेन इसका जो उत्तर था, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है, तो इसका हो गया लीच, इसका क्या है, अचल जीव का उदाहरण, ठीक है। 131 तक कंप्लीट हुए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों 132। 132 में क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्या कह रहा है, प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है, बताइए। अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई पूछ रहा है। अब बताइए
ऑप्शन ए ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, वसा अम्ल है कि विटामिन है। प्रोटीन अणुओं की इकाई सबको पता है, ग्लूकोज तो हो नहीं सकता भाई। क्यों? क्योंकि हमको पता है ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक फार्मूला है। अब ग्लूकोज जो होता है, जैसे ही हम भोजन का अंतःग्रहण करते हैं या भोजन को खाते हैं, सबसे पहले भोजन हमारी लार, जिसको हम कहते हैं सलाइवा के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है? सलाइवा के साथ मिलता है। अब होता क्या है, भोजन में होती है शर्करा। क्या होती है? शर्करा होती है कि नहीं होती है? ठीक है, जिसको बायोलॉजिकल भाषा में हम याद रख लीजिए मंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। ठीक है, जो मंड होती है, तो टाइलिन, हम क्या पढ़ रहे थे कि जो लार होती है, सलाइवा जो होती है, सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है सलाइवा में, यानी लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? ये जो शर्करा उपस्थित होती है भोजन में, उसको बदलता है। किस में बदलता है? माल्टोज शर्करा में। किस में बदलता है? यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है। माल्टोज शर्करा में, माल्टोज शर्करा में, उंगली से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इतनी देर से हम क्या कर रहे थे कि जो ग्लूकोज के बारे में, प्रोटीन अणुओं की इकाई ग्लूकोज क्यों नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती जो मैंने बताया है। ठीक है, अच्छा, अमीनो अम्ल इसका दूसरा ऑप्शन है और यही इसका क्या है? सही उत्तर है, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। इसको अमीनो एसिड भी कहते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आप इसके साथ ही पढ़ लीजिए कि अगर आया लगा हुआ क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को पचाता है या डाइजेस्ट करता है। बताइए कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है या डाइजेस्ट करता है? सोचिए। तो उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। क्या है बच्चों? वो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पचाता है। ये लिख दिया मैंने, ट्रिप्सिन। ठीक है, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन। ठीक है, अच्छा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब एक और लाइपेज एंजाइम होता है, एक एंजाइम और होता है लाइपेज एंजाइम होता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? ये जो वसा को, जो इमल्सीकृत वसा होती है, उसे वसीय अम्ल में, ठीक है, किस में? वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदलता है। लाइपेज जो एंजाइम होता है, ठीक है, वसा को वसीय अम्ल में। क्वेश्चन आता है वसा को वसीय अम्ल में कौन सा एंजाइम बदलता है? लाइपेज एंजाइम बदलता है। ठीक है दोस्तों, और कुछ सोचिए, और इसमें कुछ हम पढ़ सकते हैं? चलिए नहीं, आगे चलते हैं। ये जो वसा अम्ल, ये जो अभी मैं पढ़ा रहा था, वसा अम्ल है ना, वसीय अम्ल में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो लाइपेज एंजाइम होता है। ठीक है, ये देखो नीचे ही ऑप्शन दे रखा है, वसा अम्ल। ठीक है, लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। विटामिन के बारे में तो सबको पता है, विटामिन का कार्य क्या होता है? विटामिन हमें ना तो प्रोटीन देती है, ठीक है, ये इनका मुख्यतः कार्य क्या है बताइए? विटामिन का मेन काम क्या है? केवल और केवल शरीर की जो सामान्य जो वृद्धि होती है, सामान्य वृद्धि करता है। हम विटामिन इसलिए लेते हैं कि हमारी बॉडी का नॉर्मल डेवलपमेंट हो सके, सामान्य वृद्धि हो सके, और मुख्यतः इसका काम होता है रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना होता है ये विटामिन का काम। ना कि विटामिन आपकी बॉडी बनाती है, याद रखना, ना कि विटामिन लेने से आपकी बॉडी बन जाएगी, आपके डोले सोले हो जाएंगे। ठीक है, कभी आप सोचो यार ले विटामिन ले लूँ मेरी बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल आपकी सामान्य वृद्धि करेगी और रोग से रक्षा करेगी। ठीक है, अब बाकी विटामिन के बारे में तो आप पढ़ लेना, वैसे पता ही है आपको सारी चीज़ें। एक नॉर्मल बात बता देता हूँ, जो
कुछ विटामिन के बारे में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि आप बताइए ऐसी कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है और ऐसी कौन सी विटामिन है जो किसमें वसा में घुलनशील है। ठीक है, जल मतलब वाटर, पानी में घुलनशील, और फैट में यानी वसा मतलब फैट। तो ये आप याद रखिए, एक बहुत पुराना सी ट्रिक है, एक नॉर्मल सी ट्रिक है। या आप गिलास पानी लिया, पानी में आपने एक कीड़ा डाला, क्या डाला, एक कीड़ा। ये एक कीड़ा है, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे कीड़ा, कीड़ा। ठीक है, कीड़ा ये डाल दिया मैंने पानी में या गिलास में, तो क्या ये दिखेगा पानी में? मैं बोलूँगा हाँ, पानी पारदर्शी होता है, बिकॉज वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट, इसलिए कीड़ा जो है पानी में मुझे दिखेगा, यानी घुलेगा नहीं। यानी के, ई, डी और ए, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जल में घुलनशील नहीं हैं। ठीक है, तो फिर ये किस में घुलनशील होंगी? यानी ये वसा में घुलनशील होंगी, यानी फैट में घुलनशील होंगी। इसमें घुलनशील नहीं है तो इसमें घुलनशील होंगी। ठीक है, तो अब बची कौन कौन सी विटामिन? हम कहेंगे विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो बची वो किस में घुलनशील होंगी? जल में। कीड़ा किस में नहीं घुलता है? पानी में। तो किस में घुलेगा? फैट में, वसा में। बची कौन सी विटामिन? बी और सी किस में घुलनशील होंगी? जल में। ठीक है दोस्तों, बाकी तो आपको विटामिन के बारे में पता ही है बहुत सारी बातें। विटामिन आपने एक विटामिन होगी, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ये रेयर क्वेश्चन है ये सारे। ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? बताइए, सोच लिया? तो विटामिन B1, B11 जो होती है, विटामिन B11 जो होती है, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो कोबाल्ट जो पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है दोस्तों? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, और यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो साग सब्जियों में नहीं पाया जाता है, विटामिन B12। ठीक है, एकमात्र ऐसा विटामिन है जो साग सब्जियों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाकी तो सब आपको पता ही है। क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, बाकी विटामिन में पढ़ाऊँगा, बायोलॉजी स्टार्ट करूँगा तो पढ़ा दूँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। विच ऑर्गेनिल इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल में इनमें से कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? बताइए, थोड़ा बैठता हूँ। निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यानी प्लांट सेल में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? अरे यार, सबको पता है प्लांट सेल में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है। अब बताइए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखा है प्लांट सेल और यहाँ लिखा है सेलुलोज। एक बच्चा जो नॉर्मल बायोलॉजी जिसने 9th 10th में पढ़ी है वो इसका आंसर दे देगा, तो आप तो अध्यापक बनने वाले हो, आप क्यों नहीं दे पाओगे? अब बताओ, जब 9th 10th में हमने बायोलॉजी पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि जो जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं, ठीक है, जैसे ले लो बकरी, गांव में मुख्यतः पाई जाती है बकरी, भैंस। ठीक है, अब बताओ, ये बकरी ले ली, ये बकरी जो है क्या खाती है? पेड़ पौधे खाती है, घास खाती है। ठीक है, और जब हमने ये भी पढ़ा है कि जो हरी पत्ते वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। तो हरी पत्तियों में सेल्यूलोज पाया जाता है, तो इसका मतलब इनमें कोशिका भी होंगी, तो इसका मतलब ये तो 100% पादप कोशिकाओं में पाया ही जाएगा सेल्यूलोज कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल्यूलोज सेल वॉल। ठीक है, देखो कहाँ से कहाँ आपको इंटरलिंक करना है इसको। आगे रिक्तिकाएँ, यानी जिनको वैक्यूल्स कहते हैं, ये भी भाई इसी में होती हैं रिक्तिकाएँ, ऐसे ऐसे करके कोशिकाओं में, कि पादप कोशिकाओं में होती हैं। लवक, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लवक के बारे में आप कितना जान सकते हैं ये बताइए? लवक किस में पाया जाता है? लवक नॉर्मली आप लवक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? यहाँ लिखा है
इसको थोड़ा मिटा दें, प्लास्टिड्स लिखा, ठीक है। अच्छा, लवक जो होती है, लवक के कारण ही तो पौधों में क्या आता है, कलर आता है, ठीक है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, ऐसे आप कोरिलेटेड करिए ना। हरित लवक सुना है आपने, हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक के कारण ही क्या होता है, पौधों का रंग हरा होता है, ठीक है। तो ये सब प्लास्टिड्स ही तो हैं, लवक ही तो हैं। तो लवक तो भाई पौधे में पाया जाता है, यानी पादप कोशिकाओं में लवक ये भी पाया जाएगा, ये भी पाया जाएगा, ये भी पाया जाएगा, ठीक है। यानी ये सारी चीज़ें पादप कोशिकाओं में पाई जाएंगी। अब आगे है तारकाय, जिसको कहते हैं हम सेंट्रोसोम। ये क्या है भाई, ये अच्छी चीज़ है, इसको आप ध्यान से सुनना। सेंट्रोसोम होता क्या है, यानी होता क्या है, ये केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। क्या काम करता है, कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में मदद करता है। केवल और केवल किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। इसको कभी कभी आप याद रखना डिप्लोसोम भी कहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में डिप्लोसोम आ जाए ना तो घबराना मत, तारकाय सेंट्रोसोम को ही डिप्लोसोम कहते हैं। सोम सोम इंग्लिश से सही याद होगा आपको, देखो सोम, सेंट्रोसोम, डिप्लोसोम, क्या बोलोगे, डिप्लोसोम। मेरा पेन खराब हो गया है बच्चों, डिप्लोसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम को ही क्या कहते हैं, डिप्लोसोम कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम को ही डिप्लोसोम कहते हैं, यानी कि तो पादप कोशिका, कौन सा अंग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तारकाय यानी सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में। इसकी खोज कब हुई थी, 1888 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। किसने की थी, बोवेरी ने की थी। किसने की थी, बोवेरी ने की थी। बोवेरी नाम के एक वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक, उन्होंने की थी। इनफ है इतना आपके लिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 134। यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बताइए आप कैसे नहीं मतलब टॉप करोगे, बताओ।